नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इशू ऑफ शेयर्स। आपकी बुक 2 का चैप्टर 1 है। आपकी जो बुक 2 है कंपनी अकाउंट्स, ये आपकी 24 मार्क्स की है, जिसमें एक तो शेयर्स का चैप्टर है और एक डिबेंचर्स का है। 2 चैप्टर्स हैं, एक शेयर्स का है और एक डिबेंचर्स का है। ऐसा कोई अलग अलग डिवीजन नहीं है कि शेयर्स इतने मार्क्स का है या डिबेंचर इतने मार्क्स का है, बट ऑन एन एवरेज अगर हम थोड़ा सा प्रीवियस उसको देखते हैं तो ऑन एन एवरेज अप्रॉक्स 14 मार्क्स का शेयर्स और 10 मार्क्स का डिबेंचर्स आता है एग्जाम में। दोनों में से एक 6-6 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, ये बात भी पक्की है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि शेयर्स और डिबेंचर्स में चॉइस आ जाती है, कभी कभी नहीं भी आती। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि हम एक करें एक नहीं करें, ऐसी कोई ऑप्शन नहीं, करना हमें सारा सिलेबस है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट जैसा करें तो इंपॉर्टेंट सब होता है। हाँ, शेयर्स आपका एक लंबा चैप्टर है जो टाइम लेता है, जबकि डिबेंचर्स आपका एक बहुत छोटा सा चैप्टर है। मतलब आपको शेयर्स अगर अच्छे से आ गया तो डिबेंचर तो आधा उसी में खत्म हो गया। डिबेंचर्स का आधा पोर्शन खत्म हो जाता है शेयर्स के साथ ही, बच्चा हुआ आधा होता है, वो 1 या 2 क्लासेस लेता है और वो खत्म कर देता है। वो इतना सा चैप्टर है। शेयर्स इज अ टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर। पार्टनरशिप से बिल्कुल अपोजिट है, इसमें कोई लेजर्स बहुत ज़्यादा नहीं बनते। दिस इज ऑल प्योरली बेस्ड ऑन जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज ही हैं, नरेशंस थोड़ी बड़ी बड़ी होती हैं इसकी, तो जर्नल का फॉर्मेट और ये सब इसमें करना होता है। ठीक है, लेजर्स हैं लेकिन वो बहुत थोड़े से ही हैं, ज़्यादा नहीं है। मेजरली इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी बैलेंस शीट नहीं बन रही कि आपकी टैली होगी। हम पूरी बैलेंस शीट का एक छोटा सा पोर्शन बनाते हैं जो शेयर्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब हम स्टार्ट करें तो शेयर्स होता क्या है। बेसिकली अगर हम शेयर की बात करें तो दिस इज अ पार्ट ऑफ ओनरशिप। ठीक है, ओनर्स, हाँ, ओनर्स फंड का एक पार्ट होते हैं जो जनरल पब्लिक लेती है, जिन्हें हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। इसको कभी भी हम पार्टनरशिप नहीं बोलते हैं, ये होता है अ पार्ट ऑफ ओनरशिप या ओनर्स फंड का एक स्मॉल पार्ट। ठीक है, उसे हम कहते हैं शेयर्स। शेयर्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर्स और एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या डिफरेंस है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास एक तो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड होता है, ठीक है ना, इनको फॉर डिविडेंड प्रेफरेंस मिलता है ओवर इक्विटी, और एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप के समय प्रेफरेंस शेयर्स रीपे फर्स्ट। ठीक है, अब अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स के अकाउंटिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। इवन अकाउंटिंग में तो डिबेंचर्स में भी कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो थ्योरेटिकली ये सारा डिफरेंस है। तो थ्योरी पार्ट अगेन हम पहले थोड़ा प्रैक्टिकल पोर्शन करेंगे, फिर हम इसका थ्योरी पार्ट बहुत सारा है वो सारा कवर करेंगे। अभी हम उतना ही थ्योरी पार्ट कवर करेंगे जो प्रैक्टिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले प्रैक्टिकल्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। प्रैक्टिकल्स के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी शेयर कैपिटल है वो डिवाइड होती है एक ऑथोराइज्ड कैपिटल में। ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब हो गया रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल।
कोई भी रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल, यानी कि जब भी कंपनी फॉर्म होती है तो उस फॉर्मेशन के समय एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक कैपिटल क्लॉज होता है। इस कैपिटल क्लॉज में ये लिखा होता है कि मैक्सिमम कैपिटल which can be issued during lifetime, पूरी लाइफ टाइम में कंपनी कितनी कैपिटल इशू कर सकती है। ऐसा नहीं है कि एक बार लिख दिया तो ये फिक्स हो गया। देयर आर सर्टेन प्रोसीजर कि अगर कंपनी कभी ग्रो करती है और उसे ऐसा लगता है कि हमने ये कैपिटल कम रखी हुई है तो कंपनी कैन ऑल्टर दिस कैपिटल ऑल्सो, बट ये ऑथराइज्ड कैपिटल है विच इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑलवेज एज अ पॉइंट ऑफ डिस्क्लोजर। फिर इसमें से एक होती है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल कौन सी होती है? पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। एक ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट फॉर विच सब्सक्रिप्शन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम पब्लिक। ठीक है, मतलब हमने पब्लिक को कितना इशू किया है। मान लो हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल है 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। ये ऑथराइज्ड है। तो कितनी हो गई ऑथराइज्ड कैपिटल अगर हम बात करें तो? 10 लाख हो गई ना, 10 लाख हो गई। इसमें से कंपनी इशूड 20,000 शेयर्स टू पब्लिक। तो सब इशूड कैपिटल कितनी हो गई? 20,000 इंटू 10, 2 लाख हो गई। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब एक होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, दोनों में आता है। ये इक्विटी भी हो सकती है, प्रेफरेंस भी हो सकते हैं। मेंशन करना जरूरी है। शेयर कैपिटल भी, शेयर कैपिटल के अंदर दोनों हेड आते हैं। ये मेंशन करना जरूरी है कि हमने इक्विटी इशू किया है या प्रेफरेंस इशू किए हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रेफरेंस भी होते हैं तो हम इशूड कैपिटल के नीचे लिखते इतने इक्विटी इतने प्रेफरेंस। ठीक है, ये वाला पार्ट किसका है? ये मैंने बताया कि अगर कंपनी ऑथराइज्ड है कि 1 लाख शेयर्स के साथ ऑथराइज्ड है तो 10 लाख तो उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल हो गई। पब्लिक को उसने 1 लाख में से सिर्फ 20,000 इशू किया है अभी, तो 2 लाख इशूड हो गई। ठीक है, तो 8 लाख कंपनी ने अपने पास कहीं नहीं रखी, अभी उसने इशू की ही नहीं है, अभी उसकी रजिस्टर्ड है, वो आगे कभी कर लेगी जब भी उसे जरूरत होगी पैसों की। अभी उसमें से बस इतनी ही करी है उन्होंने, तो हम सिर्फ 2 लाख के लिए अकाउंटिंग करेंगे अभी। फिर हमने कहा सब्सक्राइब्ड, ये होती है फॉर विच पब्लिक अप्लाइड फॉर सब्सक्रिप्शन। पब्लिक ने सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई किया। पब्लिक अप्लाइड फॉर सब्सक्रिप्शन, पब्लिक ने सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई किया। मतलब यहाँ पर इफ ऐसा होता एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर 19,500 शेयर्स ओनली, तो हमें सब्सक्रिप्शन इतने का ही मिला ना। तो हमारी जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती
वो कितनी होती? ₹1,95,000। ठीक है, 19,500 इंटू 10। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब यहीं पे अगर ऐसा होता है कि इशूड कैपिटल इज मोर देन सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अगर ऐसा है मतलब हमने इशू ज्यादा किया, सब्सक्राइब कम आया, तो इट इज अ सिचुएशन ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। ये सारी टर्म्स हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए। जब आप क्वेश्चंस करते हो तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ये टर्मिनोलॉजी रेगुलरली यूज होती हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन क्यों है अंडर सब्सक्रिप्शन? क्योंकि हमने 20,000 के लिए मंगाई, 19,500 आई। ठीक है, अब अंडर सब्सक्रिप्शन मस्ट बी मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये जो अंडर सब्सक्रिप्शन है, ये जो अंडर सब्सक्रिप्शन है, इट मस्ट बी मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? दैट इज 90% ऑफ इशूड कैपिटल। मतलब अगर हमने 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मंगाई थी तो हमारे पास मिनिमम 18,000 एप्लीकेशंस तो आनी ही चाहिए। अगर 18,000 एप्लीकेशंस नहीं आती तो हमारा सब्सक्रिप्शन वेस्ट हो गया, आपको जो पैसे आए वो भी वापस करने पड़ेंगे जनरल पब्लिक से। ठीक है, तो आपका जो अंडर सब्सक्रिप्शन है दैट शुड बी मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? सबको क्लियर हुआ यहां तक? अब अगर मान लो इशूड कैपिटल is less than subscribed capital, तो ये हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। ज्यादा आ गई एप्लीकेशन तो ज्यादा आ ही सकती हैं भाई। जितने भी बड़ी कंपनीज हैं, रिलायंस, टाटा, ये जितनी भी कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, विप्रो वगैरह, इन सब में ओवर सब्सक्रिप्शन आता है। यानी ये आईपीओ की बात हो रही है जी। तो हमेशा ज्यादा आता है, मतलब जनरल जब भी वो लोग अप्लाई करते हैं, वो उन्होंने सब्सक्रिप्शन निकाला मान लो 30,000 शेयर्स का, उनके पास आती है 30 लाख। इतने ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं। उसमें फिर लकी ड्रॉ सिस्टम कुछ ऐसा होता है, बहुत है, अब वही सीख रहे हैं हम। तो अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी के पास 3 ऑप्शंस होती हैं। या तो कंपनी सोचे कि चल आ गई तो बहुत बढ़िया है, बाद में हमें निकालनी पड़ती, तो कंपनी फुल अलॉटमेंट कर देती है कि चलो सबको ही दे देते हैं, या फिर कंपनी रिजेक्ट कर देती है, रिजेक्ट कर देगी एक्सेस एप्लीकेशंस। अब वो रिजेक्शन क्या है, उनके पास अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि रिजेक्शन में वो ये भी कर सकती है कि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे कर दी उन्होंने, या रिजेक्शन में उन्होंने कुछ इस तरह का लॉटरी सिस्टम भी ले सकते हैं। रिजेक्शन में वो ये भी सिस्टम ले लेते हैं कि किस कैटेगरी फॉर्म्स में किस कैटेगरी की एप्लीकेशन ज़्यादा आई हैं, मतलब सैलरीड क्लास की, बिजनेस क्लास की, या प्रोफेशनल, कुछ भी बेसिस हो सकता है। हर कंपनी को पहले ही डिस्क्लोज करना पड़ता है, लेकिन कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो हम क्या करेंगे, ये कंपनी को पहले डिस्क्लोज करना ही पड़ता है। इन दोनों का मिलाकर एक और तरीका होता है विच इज कॉल्ड प्रो राटा अलॉटमेंट। इसे हम कहते हैं प्रो राटा, मतलब प्रोपोर्शनेट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो
किसी ने 5 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, हमने रेशो बना दी तो उसको 3 शेयर्स दे दिए, तो उसको ऐसा भी नहीं हुआ कि बिल्कुल नहीं मिले और ऐसा भी नहीं हुआ कि पूरे मिल गए। अब रेशो बना दी 5:3। किसी ने 10 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, उसको 6 मिल गए। किसी ने 20 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, उसको 12 मिल गए। तो एक रेशो बना दी, कंपनी ये भी कर सकती है, ठीक है। तो अब यही तो होगा ना कि मान लो तुमने 10 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तुम्हें 6 मिले, तो तुम्हारे 4 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी फालतू ही तो आई, वो कंपनी या तो रिफंड कर देगी या कंपनी कहेगी मैं आगे एडजस्ट कर दूंगी। पूरे अलॉट भी नहीं करे पूरे। हाँ जैसे 3 लाख के लिए हमने यानी डाले तो 1 लाख रुपए के अलॉट हो गए। हाँ, तो 2 लाख रुपए कंपनी के पास है, कंपनी तो 2 लाख वापस कर देगी या फिर आगे करके आगे के हिसाब में डाल देगी, इंटरेस्ट वगैरह दे देगी तुम्हें उसका, क्योंकि इंटरेस्ट भी अच्छा होता है, किसी भी सेविंग बैंक अकाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। और अगर रिफंड करना है तो कंपनी को 3 महीने के अंदर अंदर रिफंड करना पड़ता है। वो तो IPO के उसमें लिखा होता है, हाँ, सब कुछ लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस में। अब जो यहाँ पर बात आती है वो ये कि कंपनी कभी भी सारा का सारा पैसा एक साथ रेयरली मंगाती है। हमने कहा ना 10 रुपए का एक शेयर है, ज़रूरी नहीं है कंपनी पूरे 10 रुपए एक साथ मंगाए, कंपनी उसको अलग अलग पार्ट्स में मंगा सकती है। जैसे कि कंपनी ने कहा जब अप्लाई करो तो 2 रुपए पर शेयर तब दे दो, ठीक है। जब हम कंफर्मेशन देंगे कि हमने शेयर्स अलॉट कर दिए हैं, तब हम तुमसे 4 रुपए और मांग लेंगे। कुछ भी हो सकता है, कंपनी को ये बताना होता है सिर्फ कि कितना कितना हम कब कब मांगेंगे। फिर हम कॉल्स कर देंगे, फर्स्ट कॉल, मान लो 2 बार में मंगा रहे हैं तो फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। अलॉटमेंट में यानी अलॉटमेंट मतलब एप्लीकेशन तो तुमने कंपनी में अप्लाई किया, अलॉटमेंट मतलब कंपनी ने कंफर्म किया कि वी आर अलॉटिंग शेयर्स टू यू, अब आप हमें 4 रुपए और दे दो एक शेयर के हिसाब से। अब तुमने 10 शेयर्स लिए, तुमने 20 लिए, उसने 50 लिए, उसने 100 लिए, जिसने जितने शेयर्स लिए उस हिसाब से दे दो। नाउ द पॉइंट इज कि फर्स्ट कॉल पे फिर कंपनी ने कहा कि 3 रुपए दे दो चलो, और यहाँ पे कंपनी ने कहा चलो बचा हुआ 1 रुपया दे देना। तो उस स्टेज में आएगी है शेयर की ओनरशिप। अलॉटमेंट में ओनरशिप तो अलॉटमेंट पर आ गई ना, वो तो अलॉटमेंट पर आ गई है। उसके बाद तो आपको कॉल्स देनी है, यहाँ तक आप एप्लीकेंट हो, यहाँ तक आप एप्लीकेंट हो, लेकिन जैसे ही शेयर्स अलॉट हुए यहाँ पर आप शेयर होल्डर बन गए। मैम अगर किसी की अलॉट हो गया और उसने कॉल पे पैसे नहीं दिए तो सीखेंगे हम क्या करना है, ये भी हम सीखेंगे। मुझे चाहिए पैसे भी। अगर किसी ने आगे पैसे नहीं दिए तो हम उसके शेयर्स छीन लेते हैं उसे। इसमें ओनरशिप में ऐसा हो गया जैसे मान ले कोई फोन लिया EMI पे, फोन तो तेरा हो गया, पैसे तू बाद में देते रहोगे, फिर तुमने अगर बाद में नहीं तो तुमसे फोन वापस ले लेंगे और तुम्हारे पहले की इंस्टॉलमेंट भी वापस ले लेंगे, पैसे थोड़ा देंगे वो तुम्हें। अगर तुमने फ़ोन इंस्टॉलमेंट पे लिया तो उस फ़ोन पे तुमने EMI नहीं दी तो वो तुमसे फ़ोन भी ले लेंगे, और जो तुमने EMI दी वो लौटाएंगे थोड़ी ना। एप्लीकेशन में पूरे पैसे भी तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, मैं मना थोड़ा कर रही हूँ, वो भी कर सकते हैं। हो सकता है वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे पूरे ले लें, आके की कॉल करे ही ना, कुछ भी हो सकता है। 50% एप्लीकेशन, 50% कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कंपनीज एक्ट ये कहता है कि 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर मिनिमम मस्ट बी कॉल्ड फ्रॉम पब्लिक। वो कह रहे हैं कि कम से कम 5% अमाउंट तो आपको मंगाना ही मंगाना है। ये है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। जबकि जो हमारा सेबी है, सेबी ये कहता है कि 25% ऑफ इशू प्राइस। बहुत सारा ज्ञान एक साथ चल रहा है ये, तो बहुत ध्यान से समझ लो, सुन लो, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। सेबी ये कह रहा है कि 25% ऑफ इशू प्राइस
अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल वैल्यू या नॉमिनल प्राइस एंड इशू प्राइस? जैसे कि इस क्वेश्चन में इसका जो नॉमिनल प्राइस है वो 10 रुपये ही है ईच, और इस क्वेश्चन में इसका इशू प्राइस भी 10 रुपये ही है। ठीक है, इस क्वेश्चन में दोनों यही है, लेकिन कभी कभी कोई कंपनी अपने शेयर्स को मोर देन द फेस वैल्यू, ये नॉमिनल प्राइस इज योर फेस वैल्यू, ज्यादा पे भी कर सकती है। 10 रुपए का शेयर कंपनी इशू कर रही है 20 रुपए पे, 30 रुपए पे, 100 रुपए पे, 200 रुपए पे, तो जो भी 10 रुपए से ऊपर की वैल्यू है वो प्रीमियम मनी होती है। नहीं, प्रीमियम वाइट होती है, ब्लैक नहीं होती, प्रीमियम मनी होती है, वो हम अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो वो प्रीमियम मनी होती है, तो उस शेयर्स का जो इशू प्राइस है वो 200 रुपये हो गया या 100 रुपये हो गया। तो इशू प्राइस प्रीमियम मनी मिलाकर होता है। इशू प्राइस इज ऑलवेज फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम होता है। प्रीमियम वो कभी भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा नहीं, वो पहले से इशू करते समय ही बताते हैं, बाद में नहीं। वो जब इशू करते हैं तभी बताते हैं कि हमें शेयर्स प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। प्रीमियम का कोई लिमिट नहीं होती, प्रीमियम जितना मर्जी हो सकता है। 10 रुपये का शेयर 100 रुपये, 200 रुपये पे हो सकता है। मैम नॉमिनल और इशू प्राइस सेम होता है? नहीं, नॉमिनल तो हमारा फेस वैल्यू होती है, नॉमिनल सिर्फ फेस वैल्यू है, जबकि इशू प्राइस फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम है। और 3 मंथ्स का गैप, 3 मंथ्स मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 कॉल्स। मतलब अगर उन्होंने एप्लीकेशन मंगाई है तो उसके बाद 3 महीने के अंदर उन्होंने शेयर्स अलॉट करने हैं, उसके बाद विद इन 3 मंथ्स उन्हें फर्स्ट कॉल मंगा लेनी है, विद इन 3 मंथ्स उन्हें सेकंड कॉल ले लेनी है। कोई भी 2 अमाउंट के बीच में 3 महीने से ज़्यादा का गैप वो नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा इसका स्ट्रक्चर होता है। अब आगे कुछ टर्म्स और हैं जो हमें करनी है, जैसे कि पेड अप कैपिटल। जैसे कि अभी इसने बताया कि अगर किसी ने कोई पेमेंट नहीं की, इसी में अगर हमें कहते हैं कि एक मिस्टर ए हैं होल्डिंग 200 शेयर्स, डिड नॉट पे एनी कॉल। ठीक है, उन्होंने कोई कॉल नहीं दी, मतलब उन्होंने एप्लीकेशन मनी दी, अलॉटमेंट मनी दी, उसके बाद उन्होंने कोई कॉल नहीं दी। तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारी टोटल सब्सक्राइब कैपिटल थी, इसे हम कहते हैं पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल। रिसीव्ड बाय कंपनी, यानी कि जो 1,95,000 थे उसमें से अनपेड पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल नॉट रिसीव्ड बाय कंपनी, जिसे हम कॉल्स इन एरियर्स भी कहते हैं। कितना नहीं मिला? 200 इंटू 3 रुपये और 4 रुपये, ये नहीं मिला ना, तो 800 रुपये उन्हें नहीं मिला। तो पेड अप कैपिटल क्या हो गई? 195 माइनस 800, 194,200। ये अनपेड कैपिटल कैसे? अनपेड कैपिटल विच इज नॉट पेड बाय शेयर होल्डर्स। तो एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसके पास 200 शेयर्स थे, उसने कॉल मनी पे नहीं की। कॉल मनी का मतलब उसने 3 और 1 4 रुपए पे नहीं किए, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तक पे किया, उसके बाद का उसने पे नहीं किया। 200 शेयर की एप्लीकेशन डाली अल्लाह, हाँ, और अलॉटमेंट उसको मिल गई। अब उसको जब कॉल मनी देने का टाइम आया तो उसने पे नहीं की। मैम जैसे ये जो जिनने भी शेयर निकाले थे वो पहले ही बता देते कि हम इस तरीके से पैसे हाँ, ये पेमेंट शेड्यूल पहले से ही सारा रिलीज होता है।
ऐसा अचानक से नहीं होता, ये पहले से ही पूरा रिलीज होता है। तो ये पूरा रिलीज हुआ, इसने नहीं दी, कंपनी ने वो कंपनी क्या करेगी वो तो हम ये आगे करेंगे, अभी तो हमें देखना है इसने नहीं दी। इसने नहीं दी तो हमारी जो अनपेड कैपिटल है, जिसे हम कॉल्स इन अरियर्स कहते हैं, वो हो गई 200 इंटू 4, 800 रुपये। यानी कि 195 में से 800 नहीं मिले तो पेड अप कैपिटल हो गई 194,200। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी आती है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल होती है पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल, which is called only at the time of winding up। कोई कंपनी वाइंडिंग अप होगी या सीवियर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस आएगा, तो अगर कोई भी कंपनी को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस आता है या कंपनी वाइंड अप हो रही है, तभी वो उस कैपिटल को कॉल करते हैं, अदरवाइज वो रिजर्व में रहती है। तो ये ऑथराइज, जैसे 10 रुपये का एक शेयर है तो उन्होंने 1 रुपया रिजर्व रख लिया, सिर्फ 9 रुपये ही मंगाए, वो 1 रुपये रिजर्व कैपिटल उन्होंने रख ली कि कभी कंपनी वाइंड अप हुई तब पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुई या इंसॉल्वेंट हो गई या कभी बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि कहीं से पैसा नहीं आ सकता, तब कंपनी मंगाएगी। तो कंपनी को ये भी डिस्क्लोज करना पड़ता है पहले से ही, क्योंकि यहाँ तो उन्होंने बोल दिया कि हर 3-3 महीने पे मंगानी है, तो कंपनी को ये पहले से डिस्क्लोज करना पड़ता है कि कंपनी इस कैपिटल को तब मंगाएगी जब कंपनी का कोई फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आएगा। ठीक है, तो रिजर्व कैपिटल क्या हुई? रिजर्व कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज कॉल्ड अप ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, जब कंपनी को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी तब, या वाइंडिंग अप के समय। तो कंपनी को ये चीज़ भी डिस्क्लोज करनी पड़ती है कि हम इतनी रिजर्व कैपिटल रख रहे हैं, और अपनी जो नोट्स होते हैं उसमें मेंशन करनी पड़ती है कि हमने इतनी रिजर्व रखी है। अब जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज में जिस सीक्वेंस में हमें जैसे जैसे कॉल कर रहे हैं वैसे वैसे एंट्री करेंगे। मैंने एक एग्जांपल लिया है कि 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मंगाई, 20 रुपये का एक शेयर है, एप्लीकेशन पे 3, रुको तो मैंने 10 के हिसाब से लिख दिया ना, तो 10 लिख लेते हैं। 10 रुपये का एक शेयर है, हमने एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 4 और फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल जो भी है एक ही कॉल है। सारे शेयर मतलब हाँ 10,000 एप्लीकेशन आई हैं। तो हमेशा फर्स्ट एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंट्री होती है फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन मनी। तो फर्स्ट एंट्री हुई फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन मनी। कितनी एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रही है? 30,000। तो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, इक्विटी वर्ड जरूर लिखना है क्योंकि हमारे यहाँ पे इक्विटी शेयर्स हमने मंगाए हैं। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री की बैंक डेबिट होगा, क्यों? क्योंकि असेट इंक्रीज हो रहा है, वही जर्नल के रूल्स। टू इक्विटी, अगर हमें कुछ भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मेंशन है कि इक्विटी या प्रेफरेंस है तो हम लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, जितने भी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, जितने भी अकाउंट्स होते हैं ये सब हमारे पर्सनल नेचर अकाउंट होते हैं एंड दीज आर रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स। तो ध्यान रखना, ये एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर कॉल, ये सब हमारे पर्सनल नेचर रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हैं। ये क्यों क्रेडिट हो रहा है? क्योंकि ये गिवर है, क्रेडिट द गिवर। कितने पैसे आ रहे हैं एप्लीकेशन पे? 3 रुपये 10,000 शेयर्स पे, तो 30,000 हमें आ रहे हैं। अब हमारी जो भी एप्लीकेशन मनी होती है वो पूरी की पूरी एप्लीकेशन मनी कैपिटल में ट्रांसफर होती चली जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमारा कैपिटल रेज हो रही है ना। तो हम क्या करेंगे? इक्विटी शेयर टू
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये भी 30,000। ठीक है, ये 2 एंट्री हो गई। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या हुआ, एप्लीकेशन मनी रिसीव करना। फिर सेकेंड एंट्री हमने क्या किया है, फॉर ट्रांसफरिंग, एप्लीकेशन अमाउंट टू कैपिटल, फॉर ट्रांसफरिंग एप्लीकेशन मनी टू कैपिटल। अब हमारे पास जब नरेशन लिखनी होती है तो हमें किसी एक नरेशन में एक्सप्लेनेशन ज़्यादा लिखनी है। जैसे कि अगर हमने फर्स्ट एंट्री में लिख दिया कि बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 ईच, ठीक है, तो यहाँ से बेहतर लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हमने पहली बार में पूरी एक्सप्लेनेशन लिख दी तो दूसरी बार में लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये सेकेंड एंट्री हो गई। थर्ड एंट्री, फॉर बिकमिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रही है तो कितने से होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ये हमने ड्यू कर दी। अब ये हमने किस लॉजिक से की कि यहाँ पे हमारे असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं कि हमें इनसे पैसा लेना है और ये हमारी कैपिटल रेज हो रही है, तो यहीं पर नरेशन लिख दी बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 ईच। उसके बाद जब नेक्स्ट एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री हमने की 40,000 से। मनी ड्यू वाली एंट्री क्या होती है? पहले हम मनी ड्यू करेंगे कि आज की डेट में ड्यू हो गई, फिर हम तुम्हें टाइम देंगे अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा, मतलब कि 14 डेज का टाइम है आपको पेमेंट करने का। मतलब एप्लीकेशन हमने अप्रूव कर दी, हमको हमने बोला कि 14 दिन में तुमको पेमेंट, तो जिस दिन हमने ड्यू किया वो एंट्री ये कर दी, जब रिसीव हो गई मनी तो ये एंट्री कर दी। ठीक है, ये तो 30,000 नहीं 40 ₹4 किए ना बेटा। अच्छा, ये allotment। हाँ, थर्ड वाली में ड्यू और फोर्थ में पैसे आ तो पहली एंट्री बैंक से पैसे रिसीव करने की, फिर एप्लीकेशन मनी टू कैपिटल। ये शेयर्स में यही होता है, शेयर्स में स्पेसिफिक एंट्रीज हैं आपको रट जाती हैं। तो कई बार बच्चे सोचते हैं एंट्रीज के तो मार्क्स मिल ही जाएंगे, तुम सारी एंट्रीज ठीक लिखाओगे नंबर कुछ नहीं मिलेंगे, क्योंकि गिन के ये हमारी सारी मिला के 15 एंट्रीज हैं। बस 15 एंट्रीज तुम्हें रट जाते हैं क्योंकि 100 से ऊपर क्वेश्चन तो तुम्हें टीएस में दिए हुए हैं। इलस्ट्रेशन और क्वेश्चंस मिला के कम से कम 150-200 क्वेश्चंस हैं। 100 क्वेश्चन मैं तुम्हें दे दूंगी, 250 क्वेश्चन करके एंट्रीज तो रटी जाएंगी ना भाई। 250 क्वेश्चन करके एंट्रीज नहीं रटेंगी, रट जाएंगी सारा में रट जाएंगी, मेरे रट जाएंगी। सारा जो खेल है वो है अमाउंट का कि इनमें अमाउंट्स कहाँ से आएंगे, सारा खेल उसका है। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अलॉटमेंट टू कैपिटल, क्यों हो तो कर दी ना, कैपिटल की तो ये कर दी ना, रट गई इसे देखो। अरे तो इक्विटी शेयर, अब ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू मैं फोर्थ एंट्री के लिए अलॉटमेंट मनी रिसीव करने के लिए। तुम देखो ये कंपनी के शेयर्स इशू कर रहे हो तुम, आईपीओस समझ रहे हो तुम, पार्टनरशिप से उठ के सीधा जॉइंट स्टॉक कंपनी पर आ गए हो, बड़े हो गए हो तुम, है ना। तो ये एंट्री हम कितने से करेंगे, 30,000। और फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड, ये भी ड्यू करना होगा। ये भी ड्यू करना है, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, समझ में आई है एंट्रीज। देखो हमने
प्रोसेस किया है कि पहले हमने बैंक अकाउंट के थ्रू एप्लीकेशन मनी रिसीव की, फिर सेकंड एंट्री एप्लीकेशन टू कैपिटल की, फिर थर्ड एंट्री अलॉटमेंट मनी ड्यू की, फिर फोर्थ एंट्री अलॉटमेंट मनी ये हमने की, अलॉटमेंट मनी रिसीव की, फिर ये कॉल मनी ड्यू की, और फिर ये कॉल मनी रिसीव्ड की। ठीक है, ऐसे हो रहा है। अब आती है कि अगर हमने ज़्यादा पे इशू किया, ज़्यादा पे प्रीमियम पे, मतलब अगर हमारे पास 10,000 शेयर्स होते एट द रेट ऑफ, यहाँ पे 20 ले लेते हैं, एट 40% प्रीमियम, यहाँ पे एप्लीकेशन पे ₹8 ईच, अलॉटमेंट पे ₹15 ईच इंक्लूडिंग प्रीमियम, और कॉल पे बैलेंस अमाउंट। नहीं, कभी भी नहीं होता। जब भी आपको ये लिखा होता है एट 20 ईच एट 40% प्रीमियम, मतलब हमारा जो इशू प्राइस है, हमारा इशू प्राइस इज 20 + 8 ₹28 ईच। 20 नॉमिनल प्राइस, कैपिटल 20 हमारा नॉमिनल प्राइस है, फेस वैल्यू है। तो हमारी जो फेस वैल्यू है वो ₹20 है। अब हमारी एप्लीकेशन पे अगर ₹8 है और अलॉटमेंट 15 है इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि अलॉटमेंट कितने की हो गई? 7 + 8, यही हुई ना? तो कॉल कितने की रही? बैलेंस मनी कॉल की, तो कॉल कितने की हो गई? 5 ₹5 तो हुई, ये 5 की हो गई। अब इसमें हम ये कहते हैं एकांश है, एक शेयर होल्डर हमारा, एकांश होल्डिंग कितने शेयर्स लेने हैं? बोल 500 शेयर्स, चल 1500, ठीक, 10,000 है, 1500 शेयर्स। अभी देख आगे कहेगा नहीं चाहिए शेयर्स, डिड नॉट पे कॉल मनी। अब कितने चाहिए? 2 बहुत है। एकांश एक शेयर होल्डर है, उसने अपना 1500 शेयर तो ले लिए बड़े जोश जोश में, कॉल मनी दे नहीं पाया। अब क्या करेंगे हम? पहली एंट्री जब करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, अब यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं लिखा शेयर्स, तो हम सिंपल लिख देंगे शेयर एप्लीकेशन, हम कुछ नहीं लिखेंगे। और कितने से कर देंगे? 10,000 × 8, 80,000 से। इसमें 10,000 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 10,000 शेयर्स की तो एप्लीकेशन आई है, ये तो इसने बाद में कॉल मनी पे नहीं की ना, इसके तो 1500 है। तो बाद में ना, अभी तो उसने दिया, ये बेचारे ने, क्यों उसको बाहर निकाल रहे हो? अब इसे जब तक अप्लाई नहीं करेगा तब तक प्रोसेस कैसे होगा आगे? अलॉटमेंट 15 रुपए की हुई, हाँ। 5 रुपए की हुई, हाँ। इशू प्राइस था 28 रुपए, बाकी 8 रुपए का क्या हुआ? हो तो गया, ये 15 में 8 रुपए इंक्लूडेड है, 8 और 5 23, 23 और 5 28 रुपए हो तो गए। मैम किसी क्वेश्चन में ऐसे भी होता है कि प्रीमियम 2 बार मिले, हाँ 4 बार में भी हो सकता है। तो अब हमारी नेक्स्ट एंट्री बताओ क्या होगी? थर्ड एंट्री क्या होगी? चलो मैं एंट्री लिखती हूँ, तुम अमाउंट बताओ। अलॉटमेंट की होगी। हमेशा जो भी प्रीमियम मनी होती है, प्रीमियम मनी के लिए हम टर्म यूज करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज ऑलवेज रिटर्न अलोंग विद कैपिटल अकाउंट। बैंक की एंट्री के साथ नहीं लिखते, हमेशा कैपिटल की ड्यू की एंट्री के साथ। अमाउंट कैसे आएंगे इसमें बताओ? 15,000, 7,000, 8,000। यहाँ 15,
7 और 8। यहाँ 7 और यहाँ 8, ठीक है। जितना टोटल अलॉटमेंट मनी था वो लिखा, जितना कैपिटल का पोर्शन था वो कैपिटल में लिखा, जितना प्रीमियम का पोर्शन था वो प्रीमियम में लिखा। तो ये 15,000 कैसे आया? ये बेटा 7,000 प्लस 8,000 नहीं 10,000 इंटू 15, ये 15 रुपए की है ना अलॉटमेंट मनी, इसलिए। फिर नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट 10,000 से होगा तो 1,50,000 नहीं हो जाएगा। हाँ तो 1,50,000 ही होगा। हाँ इसलिए गलत हो रहा है। 1,50,000, 70,000, 80,000। किसने बताया था ये? अरे मारो पकड़ के। ये वाले एंट्री में क्या अमाउंट आएगा? 50,000। कितना आएगा? 50,000। बस यस भाई 70,000, 80,000, 1,50,000 और 80,000 का प्रीमियम। तो पूरे पैसे आ रहे हैं ना? हाँ। पैसे तो पूरे 1,50,000 आ रहे हैं। अच्छा मेरे को लगा 5th वाली की बोल क्या हो गया? कॉल वाली मैं कॉल मैंने सही में आप जो आप लिख रही थी मैंने उसका बोला। हाँ इसमें तो 50 आएगा। अब क्या करेंगे? पैसे तो कम आए हैं, यहाँ पे एकांश धोखा दे गया। अब धोखा दे गया तो हम क्या करेंगे? उसको डाल देंगे चोर में चोर कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में यहाँ डेबिट था वो यहाँ क्रेडिट हो गया, अकाउंट क्लोज। 1500 शेयर्स थे इंटू 5, 7,500 अरियर्स में चले गए और 42,500 आ गया ना 52। तो समझ में आया कि कैसे करेंगे?